Hello, all of you, and welcome on Test a Book. So, my dear student, अभी हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये मतलब एक कंसर्न रहता है और इस छोटे से कंसर्न की वजह से उनका बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। और अगर ये प्रॉपर तरीके से प्लान ना किया जाए तो पूरी प्रिपरेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं कि किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जब हम तैयारी करते हैं तो पहला माइंड में एक डायलेमा होता है कि हम करेक्ट सीक्वेंस क्या फॉलो करें। ठीक है। सो अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैकेनिकल या एक्सी ब्रांच से, ठीक है, तो हम कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करें सबसे पहले और क्यों करें। ठीक है, उनका पर्पस क्या है। देखो, हर एक प्रिपरेशन का जो सब्जेक्ट होता है या जो कोर्स होता है वो कोर्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसे डिजाइन होता है कि पहले हमारी कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होती हैं जिनकी इंफॉर्मेशन या जिनमें नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। एंड जब हम बेसिक सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं देन वी शुड मूव ऑन एडवांस अ सब्जेक्ट। या हम ये बोल सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट हमारी ऐसे हैं जो हमारी अदर सब्जेक्ट पे बेस्ड होती हैं। इट मीन्स दैट सब्जेक्ट आर द एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट। तो अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए वो बेसिक सब्जेक्ट को कवर नहीं करता है, ठीक है, तो उसे एडवांस सब्जेक्ट या जो एप्लीकेशन की जो सब्जेक्ट है उनमें उनको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी सारे कॉन्सेप्ट, मतलब इसी सारी बातों पे अभी हम इस सेशन में जो है वो बात करेंगे कि एक करेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक रैंकर स्टूडेंट जो होता है, जिसकी रैंक आती है, उसको पता है, उसको आइडिया है कि वो किस सब्जेक्ट से अपना प्रिपरेशन का इनिशिएशन करे। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को पहले करना है या कौन से सब्जेक्ट को बाद में करना है, तो इन सारी चीज़ों को उसे आइडिया होता है। बट अगर आपको आइडिया नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन हैम्पर होने जा रही है। और मैं यही बोलूँगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बाद में रियलाइज करते हैं कि इस सब्जेक्ट को मुझे पहले करना चाहिए था एंड एडवांस या एप्लीकेशन सब्जेक्ट को बाद में करना चाहिए था। सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो मैं अपना जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है या जो मैंने फॉलो किया था जब मैंने गेट का एग्जाम दिया था, या मे बी आप आईएएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आईएएस के लिए भी हम बोल सकते हैं सिंपल सा है कि पहले हम बेसिक सब्जेक्ट को देखें एंड देन वी मूव ऑन एडवांस अ सब्जेक्ट। ठीक है, अब वो कौन सी बेसिक सब्जेक्ट है जिनको हम पहले करना पसंद करेंगे। या देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं और इनिशियल के 1 या 2 महीने में अगर हमें अच्छी स्टार्ट नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं हम प्रिपरेशन में डीमोटिवेट हो जाते हैं और ऐसा हमें लगने लगता है कि शायद हम इस एग्ज़ाम के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको फील आना शुरू हो गया है तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रिपरेशन है वो डिस्टर्ब होने वाली है मेरे भाई। तो उस प्रिपरेशन को हमें डिस्टर्ब नहीं होने देना है और एक करेक्ट सीक्वेंस जो है वो फॉलो करना है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम अभी बात करेंगे कि मैकेनिकल में हमारी करेक्ट सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। जो बच्चे गेट 2024 या 25 के एग्जाम को देख रहे हैं, चाहे वो बीटेक सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में, अच्छा सेकेंड ईयर वाले तो अभी नहीं दे सकते हैं, थर्ड ईयर फाइनल ईयर एंड पास आउट जो हो गए हैं, या जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो वो कैसे अपने प्रिपरेशन को शुरू करें, स्टार्ट कैसे लें। और एक देखो, एक अच्छी सब्जेक्ट से या आसान सब्जेक्ट से अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमें ये लगता है कि ये एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोग डिफ़िकल्ट इसे इसे बनाते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। बिल्कुल, जी हाँ। अब देखो, इसी चीज़ों पे अपन थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करें
तो एक तो पहली बात तो ये है, एक कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा ये है कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्मूथ वे में जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हम मैक्सिमम सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, जिससे हमें रिवीजन का समय मिलता है, टेस्ट पेपर को देने का समय मिल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मेरा हमेशा ये मानना रहता है, हमेशा मेरा ये कहना रहता है, जब भी हम कभी बैच को शुरू करते हैं, जब भी कभी बैच को हम स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि फर्स्ट गो ऑन अ थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स पे जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स पे जो है वो जाना चाहिए। क्योंकि देखो, जब तक आप बेसिक थर्मोडायनामिक्स नहीं कवर करेंगे, ठीक है, जब तक आप बेसिक थर्मोडायनामिक्स कवर नहीं करेंगे, तब तक आपकी चीजें जो हैं वो प्रॉपर वे में नहीं होंगी। सो फर्स्ट यू शुड नीड टू कवर द बेसिक थर्मोडायनामिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स। और देखो, बेसिक थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इटसेल्फ 8 मार्क्स का तो आता ही आता है, और साथ में इस पे बहुत सारी सब्जेक्ट हैं जो बेस्ड हैं। जिस बच्चे का बेसिक थर्मोडायनामिक्स बढ़िया होता है, उस बच्चे का एक तो पावर प्लांट बढ़िया होता है, आरईसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वो भी अच्छा समझ में आता है, और कहीं ना कहीं इंटरनल कंबशन इंजन में भी वो महारत हासिल कर लेता है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हीट एंड मास ट्रांसफर, जो वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है अपने आप में, उसमें भी आपको बेटर कंफर्ट देखने को मिलता है इफ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम बेसिक थर्मोडायनामिक्स। तो मैं हमेशा ये बोलूंगा मेरे भाई कि सबसे पहले आप बेसिक थर्मोडायनामिक्स से प्रिपरेशन को अपनी शुरू करिए, क्योंकि बेसिक थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और बाद में जो है वो इसका प्रॉपर आपको एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा जब आप अदर सब्जेक्ट में चलेंगे। तो क्लियर? तो पहला सब्जेक्ट जो है जो आपको कवर करना है, दैट इज गोइंग टू द बेसिक थर्मोडायनामिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स। देन अगर हम सेकेंड सब्जेक्ट की बात करें तो सेकेंड और थर्ड ये दोनों पैरेलल में आपको करने होते हैं। सेकेंड एंड थर्ड ये दोनों पैरेलल में करने हैं, एंड सेकेंड एंड थर्ड दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो अपने आप में अल्टीमेट हैं, वो अपने आप में अल्टीमेट है। एंड मेरा वैसे तो जो स्पेशलाइजेशन है वो आईआईटी बॉम्बे से थर्मल एंड फ्लूइड में है, ठीक है, लेकिन मुझे सबसे प्यारा सब्जेक्ट जो लगता है वो है मटेरियल साइंस। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मटेरियल साइंस अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल। मुझे प्रोडक्शन नहीं अच्छा लगता है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में मेरे दूर दूर तक मतलब बिल्कुल हाथ खड़े रहते हैं, या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से शायद मैं कभी आईईएस देने के बारे में नहीं सोचा, ठीक है, अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, तो इस सब्जेक्ट में मुझे फील नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मटेरियल साइंस अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए आपको एक बढ़िया बुक से रेफर करना पड़ेगा। इस पे भी अभी मैं एक सेशन लेके आ रहा हूं, ठीक है। जैसे WD कैलिस्टर की बुक आती है, वन ऑफ द अल्टीमेट बुक, बट आपको कैलिस्टर की बुक अडॉप्टेड यूज नहीं करना है, कैलिस्टर की ओरिजिनल बुक यूज करना है। एक आती है अडॉप्टेड बाय द सुब्रमण्यम सर, वो आपको यूज नहीं करना है, आपको ओरिजिनल कॉपी यूज करना है। और आजकल ये सारी बुकें नेट पे अवेलेबल हो जाती हैं, इनका PDF बढ़िया कलरफुल फॉर्म में मिल जाता है, जस्ट गूगल पे आप सर्च करिए और डाउनलोड कर लीजिए। तो PDF से पढ़ने की हैबिट अब मैक्सिमम स्टूडेंट को है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आप बोलोगे सर कैलिस्टर सर के अलावा और कौन सी बुक प्रेफर करें हम? देन एक बुक आती है राघवन सर की, मटेरियल साइंस की, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं, राघवन सर की बुक को आप प्रेफर कर सकते हो, या आप ग्रोवर सर की बुक आती है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन आप मुझसे पहले पूछोगे कि आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि W कैलिस्टर इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर द मटेरियल साइंस। ठीक है, आपको पूरी कैलिस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सेलेक्टेड टॉपिक कैलिस्टर के पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है गेट एंड आईईएस में। क्लियर? तो ये हो जाएगा मटेरियल साइंस।
थर्ड नंबर पे या सेकंड नंबर पे आप रख सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखो वो कहीं ना कहीं मटेरियल साइंस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों इनबिल्ट होकर चलते हैं। तो मान लीजिए आप अपना कुछ समय जो है प्रिपरेशन में, जैसे मान लीजिए 10 घंटे दे रहे हो, तो 10 घंटे अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो या 2 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 70% समय अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे दे सकते हो और 30% समय अपना मटेरियल साइंस पे। या आप ऐसे कर सकते हो कि शुरू के 2 4 5 10 दिन आपने मटेरियल साइंस पढ़ के कुछ पोर्शन कवर कर लिया और देन मटेरियल साइंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने साथ में स्टार्ट कर लिया। क्योंकि देखो विदाउट मटेरियल साइंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप समझ नहीं सकते हो। और आज के डेट में तो मटेरियल साइंस बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस में ये इनिशिएट किया गया है, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, अदर ब्रांचेस में भी है। और कहीं ना कहीं ये आपके आईईएस के पेपर 1 में जीएस वाले में है। हालांकि पूरा मटेरियल साइंस मैकेनिकल वाला नहीं है, बट मिलता जुलता फ्लेवर आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि वही मटेरियल साइंस है जो मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, बट कहीं ना कहीं मैक्सिमम पोर्शन आपको ओवरलैप होता हुआ दिखेगा या वैसी ही आपको फीलिंग आएगी। तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी तक हमने क्या डिसाइड किया कि जब भी आप कभी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, पहला सब्जेक्ट आपका बेसिक थर्मोडायनामिक्स होना चाहिए। 2-4 दिन मटेरियल साइंस को पढ़िए एंड देन मटेरियल साइंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये दोनों सब्जेक्ट को एक साथ जो है वो आप स्टार्ट करिए। इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ जो है वो आप ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं मेरे भाई। इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ जो है वो आप इनिशिएट कर सकते हैं, मटेरियल साइंस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मेरे भाई। और सबसे बड़ा एडवांटेज यहां पर एक और देखने को मिलता है कि यहां पर जो है थर्मोडायनेमिक्स 8 मार्क्स की हो गई, 7 नंबर की मिनिमम जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आती है, और 1 से 2 मार्क्स का आपका मटेरियल साइंस रख लो, तो कम से कम एटलीस्ट 17 मार्क्स का जो है गेट में अगर देखा जाए 17 मार्क्स का ये आपका स्टेज 1 जो है वो कवर हो जाता है। मैं इसको ये बोलूंगा कि ये मेरा जो है स्टेज 1 है। दिस इज आवर स्टेज 1। ये स्टेज 1 मैं बोल सकता हूं, ठीक है। क्या करना है? बेसिक थर्मोडायनामिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल साइंस, इन तीनों को मिला के हम स्टेज 1 नाम दे सकते हैं मेरे भाई, स्टेज 1 नाम दे सकते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिला के हम लोग इसको स्टेज 1 नाम दे सकते हैं। अब देखो, अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को प्लान करोगे, और जैसे अगर आप अभी देख रहे होगे तो बहुत सारे इनिशिएटिव हम लोग लेके आ रहे हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से, कई सारे फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं और कई सारे जो है वो पेड क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मैंने 2 बेसिक सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं, एक थर्मोडायनामिक्स और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि बच्चों को कहां पर प्रॉब्लम होती है और बच्चों को कैसे चीजों को डिलीवर्ड करना है, ठीक है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने पहले अपना सब्जेक्ट जो है वो बेसिक डिसाइड किया है, एंड दैट सब्जेक्ट इज आल्सो गोइंग टू सपोर्ट द स्टूडेंट इन अ सेमेस्टर एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो ओवरऑल जो आपका करिकुलम है वो हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा, सेमेस्टर में भी बढ़िया होगा, और यही इंटरव्यू के भी सब्जेक्ट है। अब मैक्सिमम जगहों पे देखोगे तो थर्मोडायनामिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल साइंस, इन्हीं तीनों में मैक्सिमम इंटरव्यू निपट जाते हैं। अब किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरव्यू को देख लीजिए, चाहे बीएआरसी का देखें, चाहे आप डीआरडीओ का देखें, ठीक है, चाहे आप इसरो का देख लीजिए, ये तीनों एग्जाम जो है या इंटरव्यू इन्हीं तीनों सब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं, इन्हीं तीनों सब्जेक्ट पे ये बेस्ड होते हैं, थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और जिन बच्चे ने इस तीनों सब्जेक्ट पे कमांड कर लिया, 17 मार्क्स के आसपास तो नियर अबाउट मिलेंगे ही मिलेंगे, इंटरव्यू में भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरव्यू और एग्जाम दोनों को पैरेलल लेके चलिए, दोनों अलग अलग पोर्शन नहीं है कि आप पहले एग्जाम को देखो एंड देन इंटरव्यू। समय नहीं मिलता मेरे भाई, और बहुत सारे लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, रैंक कम ज़्यादा होती है, उसका डिप्रेशन होता है। तो एक ये आपको एडवांटेज यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए, अब आप बोलोगे सर फिर 4th सब्जेक्ट मेरी क्या होनी चाहिए? अब जो कुछ लोग बोलेंगे मैकेनिक्स पहले कर लीजिए, वो भी कर सकते हो। अलग अलग टीचर्स का, अलग अलग एजुकेटर्स का अपना अलग अलग जो है वो परसेप्शन है, बट मैं ये मान के चलता हूं कि वो 3 सब्जेक्ट अगर आप पहले कर लेते हो, आप बेसिक मैकेनिकल में आप इंटर कर चुके हो, और आप मैकेनिकल के सब्जेक्ट को धीरे धीरे कवर करना शुरू कर सकते हो। सो माई फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू बी engineering mechanics,
चौथा ऑप्शन मैं बोलूंगा भैया मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होने वाला है। फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपने देखे भी होंगे और आपको इस सब्जेक्ट में मजा भी आता होगा। और ये सब्जेक्ट 11th एंड 12th के फिजिक्स से रिलेटेड है। तो जिन बच्चों ने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है आईटी से ही की जो है, ठीक है, तो उनको पता है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे दिखते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो टॉपिक है या पोर्शन है दैट इज द मैकेनिक्स, और ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो वैसा ही फ्लेवर आपको यहाँ मिलेगा और बहुत प्यारी प्यारी बुकें मैकेनिक्स की आती हैं। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जैसे भावी कट्टी सर की बुक हो गई, तायल सर की बुक हो गई, ठीक है, और हिवलर की बुक हो गई, बियरेंज। तो ऐसी बहुत सारी स्टैटिक एंड डायनेमिक करके आती हैं, बहुत सारी बुकें आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के रिगार्डिंग मिल जाएंगी। बट बहुत दूर तक नहीं जाना है, ठीक है, अपने को वहां तक रहना है जितने में अपना मैक्सिमम काम हो जाए, ठीक है, अपने मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए, सब्जेक्ट की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, वहीं तक अपने को समझना है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी क्या है। ठीक है, जैसे ही आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स खत्म हो जाती है, आप जो है बहुत बहुत ये मैं बोल सकता हूं कि जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट एंड मोस्ट, दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स, जो हमेशा हमेशा मैंने पढ़ाना प्रेफर किया है ऑलमोस्ट 10 से 12 साल के करियर में। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने टाइम तक हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के बैचेस लिए हैं। ठीक है, मल्टीपल जो बैचेस हैं वो केवल फ्लूइड मैकेनिक्स की मेरी तरफ से लिए गए हैं एंड इसी में मेरा पूरा का पूरा रिसर्च भी है। ठीक है, बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, इट मींस CFD। ठीक है, तो फोर्थ जो सब्जेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होना चाहिए और फिफ्थ सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये अप्रॉक्स फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन अप्रॉक्स जो है 10 मार्क्स का आता है और मैकेनिक्स कभी कभी 6-7 नंबर की भी आ जाती है, कभी कभी 3 से 4 नंबर में वैरी करती है। तो मान के चलिए कि ये 14 मार्क्स आपके जो है वो सिक्योर हो गए। 14 मार्क्स आपके क्या हो गए? सिक्योर हो गए मेरे भाई। तो 17 मार्क्स उधर पहले स्टेज से मान लीजिए और 14 मार्क्स आप यहां से रख लीजिए मिनिमम, तो आपके 31 के नियर अबाउट जो है वो मार्क्स आपके हो गए, नियर अबाउट 31 मार्क्स के आसपास हो गया। एंड ये मैं बोल सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी आवर स्टेज R2। ये आप स्टेज R2 बोल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द स्टेज R2। ठीक है, ये स्टेज R2 आप बोल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी स्टेज R2। ठीक है, ये स्टेज 2 आप बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेज 1 में 17 मार्क्स की 3 सब्जेक्ट हो गई और आपकी जो है सेकेंड स्टेज में 14 मार्क्स की 2 सब्जेक्ट हो गई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है? हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स कवर कर लिया, हम लोगों ने जो है वो मटेरियल साइंस कर लिया, हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कवर कर लिया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कवर कर लिया एंड फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया, इंक्लूडिंग द हाइड्रोलिक्स टरबाइन या हाइड्रोलिक्स मशीन। ठीक है, जिसको हम लोग टर्बो मशीनरी भी बोलते हैं। और फ्लूइड में हम लोगों ने कंप्रेसिबल फ्लूइड को भी कवर कर लिया। जी मेरे भाई, कंप्रेसिबल फ्लूइड भी गेट में एडेड है, तो उसको भी हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। तो ये 2 स्टेज में 5 सब्जेक्ट और नियर अबाउट 30 से 31 मार्क्स हमने खत्म कर लिए। बताइए कितना बढ़िया है। और इन्हीं 5 सब्जेक्ट के करते ही हमारा बेसिक जो मैकेनिकल का है या एक्सी का डेट इज गोइंग टू ओवर। अब यहां से स्टार्ट होंगी आइदर एडवांस सब्जेक्ट या हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट, एप्लीकेशन बेस्ड या एडवांस सब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट मेरी प्रेफरेंस रहेगी हीट ट्रांसफर, RAC, IC एंड पावर प्लांट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थर्मल वाला पोर्शन मैं पूरा एक साथ निपटा दूं। अभी अभी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स किया है, अभी अभी हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स किया है, तो थर्मो हो गया, फ्लूइड हो गया। अब हम इंटर कर सकते हैं कि इसमें हीट ट्रांसफर पे। अब कई बार मैंने देखा है बच्चे का फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं होता है और वो हीट ट्रांसफर पढ़ने लगता है। अरे भैया कैसे पढ़ सकते हो यार? आप कन्विक्शन नहीं समझ पाओगे, आप सिस्टम को नहीं डील कर पाओगे, आप हीट को सही से डील नहीं कर पाओगे। आप मजाक कर रहे हो, ठीक है, आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेटजी गलत फॉलो कर रहे हो, कभी भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। अगर ऐसे करोगे तो सफलता आपको नहीं मिलने वाली।
क्लियर, सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। और ये आपको तभी मिलेगा, ये आपको तभी मिलेगा जब एक करेक्ट सीक्वेंस आप चलोगे। देखो यार, हर एक चीज का एक अपना मतलब सीक्वेंस होता है। आप बचपन में थे, मान लीजिए छोटे पे बचपन में आपको 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 पहले जो ABCD ना पढ़ा के पोयम रटाई जाती, तो आप कभी पोयम का मीनिंग समझ पाते? नहीं समझ पाते। आपको 1 2 3 ना पढ़ा के पहले आपको कैलकुलेशन सिखाया जाता, आप इमीडिएटली कोलैप्स हो जाते। वहां पर धीरे 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 आपको सिखाया जा रहा है। लेट्स से आप साइकिल चलाना सीखते हो, तो पहले क्या करते हो, साइकिल को सीधा करना सीखते हो कुछ दिन, फिर उसके बाद कैंची पे खड़ा होना सीखते हो, बैलेंस करना, फिर उसके बाद आगे जो वो लगा होता है रॉड डंडा जिसको बोलते हैं हम लोग, उस पर आप बैठना सीखते हो, चलाना सीखते हो। ठीक है, उसके बाद फिर पीछे वाली जो गद्दी लगी होती है उस पर आप आते हो। ठीक है, धीरे धीरे आपका बैलेंस होना शुरू होता है। अब ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही जैसे आपके फादर ने साइकिल ला के दी और आपने उठाई और मार्केट में चले गए बढ़िया आराम से, और 2 3 4 और लटका लिए साइकिल में और बिल्कुल कंफर्ट होके घूम रहे हो। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक चीज का एक लर्निंग का क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, एंड यू शुड नीड टू फॉलो दैट प्रोसीजर, अदरवाइज आपका नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, सो मैं ये बोलूंगा कि जैसे ही आपका बेसिक वहां पर कवर हो गया है, यू कैन मूव ऑन हीट ट्रांसफर। अब देखो, हीट ट्रांसफर अपने आप में ही अल्टीमेट सब्जेक्ट है, एंड दैट सब्जेक्ट इज आस्क्ड एटलीस्ट 6 to 7 मार्क्स इन द गेट एग्जामिनेशन। अभी 2022 में देखोगे तो ये जो है बहुत ज्यादा पूछ लिया गया, 8-9 नंबर का हीट ट्रांसफर आ गया, एंड इमेजिन दैट 8 to 9 मार्क्स जो है वो हीट ट्रांसफर, और अल्टीमेट लेवल पे क्वेश्चन थे कैलकुलेशन जिसमें बहुत ज्यादा लेंदी थी। ठीक है, तो यहां पर अब आपको अपना पूरा स्किल अप्लाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप 31 मार्क्स का पेपर खत्म कर चुके हो, या कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ यू आर टेक्निकली साउंड विद बेसिक सब्जेक्ट। अब बेसिक सब्जेक्ट में टेक्निकली बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम मेरे भाई आपको नहीं आने वाली है। अब आप हीट ट्रांसफर पे जा सकते हो, एंड नेक्स्ट यू शुड गो ऑन RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सो यू कैन मूव ऑन रेफ्रिजरेशन, RAC, जो अपने आप में एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और वो भी 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन 1 से 2 मार्क्स का, और एयर कंडीशनिंग 2 से 3 मार्क्स की पक्का आता है, पक्का हर एक साल। विदाउट RAC के 3-4 मार्क्स के बिना गेट का पेपर आज तक बना ही नहीं है। तो अगर आप जो है प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये आइडिया है कि RAC सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है गेट के एग्जामिनेशन में। सो यू शुड नीड टू फोकस ऑन RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, देन मूव ऑन IC इंजन एंड पावर प्लांट। अब दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि दोनों में पावर मिलने वाली है, इसमें पावर कंज्यूम होने वाली है, और IC एंड पावर प्लांट में पावर मिलने वाली है। और पावर प्लांट देखिए कितना शानदार सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले जो है स्टीम टरबाइन एंड कंप्रेसर गेट में नहीं था, तो पावर प्लांट बड़ा छोटा छोटा फील करता था अपने आप को, या बहुत मतलब ये सोचता था यार इतना इंपॉर्टेंट मैं सब्जेक्ट हूँ, मैकेनिकल का कोर सब्जेक्ट हूँ, और मुझे लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी इसको इंपॉर्टेंस गेट वाले दे रहे हैं, तो अगर गेट वाले इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आपको भी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है मेरे भाई। और IC और पावर प्लांट मिला के कम से कम एटलीस्ट 4 नंबर का क्वेश्चन तो गेट में बनता ही बनता है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर, एटलीस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। क्लियर, समझे मैं क्या बोल रहा हूं? 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कहां से? IC इंजन एंड पावर प्लांट से। सो दिस इज गोइंग टू 6 + 3 9 and 4, टोटल इज 13 मार्क्स। 13 मार्क्स यहां पर हो गए, और 31 मार्क्स आपने पहले कर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए एटलीस्ट मिनिमम आपके 44 मार्क्स का सब्जेक्ट कवर हो चुका है। 44 मार्क्स का आपने कवर कर लिया है। आप एंजॉय करिए, खुश होइए, एंड दैट इज द स्टेज थर्ड स्टेज आपकी खत्म हो गई। पहली स्टेज में थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दूसरी स्टेज में मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड थर्ड स्टेज में आप थर्मल के सब्जेक्ट निपटा दीजिए, हीट ट्रांसफर, पावर प्लांट एंड IC इंजन एंड RAC,
रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, और उसमें आपका अच्छा खासा बढ़िया कवर हो गया, और यू कैन से कि नहीं सर बहुत तगड़े से अपना सब हो गया है। तो कम से कम जो है, कम से कम मान के चलिए कि 44 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कवर हो गया है। थोड़ा बहुत आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो और एक आध दो दिन रिलैक्स हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आप 50% के नियर अबाउट पहुंच रहे हो। मूव ऑन नेक्स्ट। अब हमने जो है स्टोम कर लिया, हमने मैकेनिक्स कर ली, वी आर गोइंग टू फिनिश द डिजाइन पोर्शन। अब हम डिजाइन पोर्शन करना चाहते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर 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 प्रोडक्शन कब करेंगे? प्रोडक्शन भैया बाद में आएगा, क्योंकि मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, लास्ट में ले जाइए उसको, पहले मत करिए। कितनी बार प्रोडक्शन पढ़ोगे, भूल जाओगे बार बार, और अगर इतना ज्यादा रिवीजन ही देते रहे तो फिर समय नहीं बचेगा। सो ऑलवेज अवॉइड टू रीड द सब्जेक्ट, clear, always avoid to read such type of subject which is totally theoretical, clear। तो theoretical, अब कुछ लोग हम आर्ग्यू करेंगे अरे सर प्रोडक्शन तो न्यूमेरिकल है, अरे है न्यूमेरिकल बट कितने % न्यूमेरिकल है? पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं अच्छा लगता, पढ़ते पढ़ते यार नींद आता है उसको, ठीक है, या शायद मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, तो जो भी है XYZ, बट मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। तो नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग बात करें थ्योरी ऑफ मशीन यानी टोम एंड वाइब्रेशन। अब देखो थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन वन ऑफ द अल्टीमेट सब्जेक्ट, और इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपने कवर कर लिया है। इसके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स आपने कवर कर लिया है, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और थ्योरी ऑफ मशीन और वाइब्रेशन अगर कवर हो जाता है तो डिजाइन पोर्शन में एक लार्ज सब्जेक्ट बढ़ता है, दैट इज गोइंग टू मशीन डिजाइन। अच्छा, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड सेशन बना रखा है, तो उसको आप लोग प्रेफर कर सकते हो, उसको आप लोग देख सकते हो। तो यहां पर लार्ज सब्जेक्ट फ्रॉम द डिजाइन सेक्शन इज मशीन डिजाइन, खत्म करिए और पूरे सब्जेक्ट को बाइंड अप कर दीजिए, और ये दोनों 9 मार्क्स एटलीस्ट कम से कम। सो यू आर गोइंग टू रीच अबव द 50%। इट मींस आपने 53 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, 53 मार्क्स का आपने सिलेबस कवर कर लिया है, ये आपका कवर हो चुका है, 50 को आपने क्रॉस कर लिया है, और सीक्वेंस बिल्कुल आपने प्रॉपर मेंटेन की है, एंड दैट वी विल कॉल द स्टेज 4। ये स्टेज 4 में आप बोल सकते हो कि ये देखो मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक वे में आपको चीजें डिलीवर्ड कर रहा हूं, साइंटिफिक वे में आपको सारी चीजें डिलीवर्ड कर रहा हूं, सारी चीजें। सो यू कैन से कि मशीन डिजाइन जो है, मशीन डिजाइन और थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन, ये हमारा 4th स्टेज हो जाएगा, क्लियर, 4th स्टेज अपना हो गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन द नेक्स्ट स्टेज। एंड नेक्स्ट स्टेज क्या बचता है? थर्मल सेक्शन आपने पूरा कर लिया, डिजाइन सेक्शन आपने पूरा कर लिया। अगला सेक्शन जो यहां पर आपका आएगा, अगला सेक्शन जो आपका यहां पर आएगा, दैट सेक्शन विल बी द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड IOR, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। शुरू करिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और खत्म कर दीजिए कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग, एंड क्या होता है वेल्ड कास्टिंग, मैं भूल भी गया, फॉर्मिंग, ठीक है। 4 टॉपिक होते हैं यार, बहुत साल हो गया यार, 15 साल हो गया कम से कम पढ़े हुए, ठीक है याद नहीं रहते हैं टॉपिक कभी कभी। चलिए, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आप क्या उठा सकते हो? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, दैट इज गोइंग टू द आवर 11 सब्जेक्ट, एंड लास्ट में सबसे आसान सब्जेक्ट से टेक्निकल को अपने आप बाइंड अप कर सकते हो, एंड दैट इज गोइंग टू IOR। IOR मुझे अच्छा लगता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। मैंने 2-4 बैचेस IOR के लिए भी हैं, तो IOR मुझे कंफर्ट है, IOR मुझे बढ़िया लगता है, मजा आता है IOR पढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि IOR में कुछ मैक्सिमम जो मैथमेटिक्स है, थ्योरी तो है नहीं, तो यहाँ पर शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चाहे वो इन्वेंट्री पढ़ाना हो, चाहे वो क्विंग थ्योरी पढ़ानी हो, चाहे वो हमारा जो है सिंप्लेक्स पढ़ाना हो, डुप्लेक्स पढ़ाना हो, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, तो ये सारी चीजें अपने को अच्छे से मजा आता है IOR के अंदर। चलिए, तो IOR खत्म होते ही और ये खत्म होते हैं कितने आपने मार्क्स कर लिए? उधर 53 थे, एंड यू कैन से 19 मार्क्स ये आपके हो जाएंगे, तो 53 यानी 60 to 72 मार्क्स आपने कवर कर लिए हैं, एंड वी आर एंटर इनटू द लास्ट स्टेज ऑफ आवर प्रिपरेशन।
आखिरी स्टेज में हम लोग चलेंगे और आपने गेस कर लिया होगा, लास्ट स्टेज इज गोइंग टू बी द मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। लास्ट स्टेज अपना क्या रहेगा? मैथ एंड एप्टीट्यूड। लास्ट स्टेज इज गोइंग टू द मैथ एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, चलिए ये 28 से 30 मार्क्स का जो है ये आपका, अब देखो यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, 13 एंड 13 एंड 14 नंबर पे मैंने इसको प्रेफर किया है, बट यहां पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर सकते हो, जैसे मैं करता था। मैं देखो शुरू के 4 महीने प्रिपरेशन करने के बाद जब मेरे 4-5 सब्जेक्ट टेक्निकल अच्छे से हो जाते थे, ठीक है, फिर मुझे लगता था कि नहीं आप समय सही है, और एग्जाम के 4-5 महीने जब बचे हैं तो मैं मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को डेली बेसिस पे पढ़ता था। ठीक है, सुबह उठा 1 घंटे मैथ पढ़ लिया, शाम को सोते समय आधे घंटे एप्टीट्यूड पढ़ लिया, जस्ट लाइक अ मेडिसिन, एंड आई एम एज्यूम दैट कि मैं बीमार हूं, मैं सही नहीं हूं, हेल्दी नहीं हूं। ठीक है, तो ये मान के मैं मानता था कि ये दोनों मेडिसिन है, एक सुबह की दवाई है और एक शाम की दवाई है, अगर इसको हम नहीं लेंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। इस मेंटालिटी के साथ अगर आप जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि मैथ एंड एप्टीट्यूड में आपके कोई भी मार्क्स आपके छूटेंगे या गलत होगा। और ये मार्क्स ऐसे मार्क्स होते हैं 28 या 30 जो आपको रैंक दिलाते हैं, रैंक मेरे भाई। और इन मार्क्स की इंपॉर्टेंस ना बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है, और जिन बच्चों के इनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती है ना, उनका गेट में भी रैंक अच्छा नहीं आता है। सो दीज 2 सब्जेक्ट आर गोइंग टू बिगेस्ट क्रूशियल सब्जेक्ट इन डिसाइडिंग ऑफ योर रैंक। लास्ट में जब आपका गेट स्कोर कार्ड आएगा ना, तो ये 2 सब्जेक्ट हैं जो डिसाइड करेंगी कि आपका गेट स्कोर कार्ड कितना अच्छा है। ठीक है, तो इनको लाइटली मत लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं इनको लास्ट में रखा हूं तो इनकी इंपॉर्टेंस कम है, इनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, इसीलिए बोल सकते हो कि ये लास्ट में है। और जैसे मैंने बोला है कि लास्ट में 4-5 महीने में, ठीक है, आप डेली बेसिस पे इनको कर सकते हो या अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो, डिपेंड ऑन कि आपका टेक्निकल कैसा चल रहा है। ठीक है, और आपको कितना समय मिल रहा है। अगर टेक्निकल अच्छा जा रहा है तो डेली बेसिस पे करके खत्म कर दीजिए, नहीं तो अल्टरनेट डेज पे एक दिन 1 घंटे मैथ पढ़िए, अगले दिन आधे घंटे से 45 मिनट के आसपास जनरल एप्टीट्यूड करिए, और इंग्लिश भी करना है, इसमें इंग्लिश इंक्लूडेड है, छोड़ के नहीं जा सकते हो। पूरा 100 मार्क्स का गेट का पेपर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से रिविजन करके जाना पड़ेगा, और 100 मार्क्स में आपको कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज द रैंक, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप रेस से बाहर हो जाओगे। और जो बच्चा जो है पूरा सब्जेक्ट करके आ रहा है उसके चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे और आप नैरो साइड जो है वो मूव कर जाओगे। सो यू आर गोइंग टू विद कंप्लीट अ सिलेबस। तो मैथ एंड आपका जनरल एप्टीट्यूड। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं मैथ कहां से पढूं, सर मैं जनरल एप्टीट्यूड कहां से पढूं। इसके लिए अलग डेडिकेटेड सेशन है जिसमें मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा हूं कि कहां से कौन सी बुक से पढ़ो, सोर्सेस क्या होने चाहिए। बिल्कुल निश्चिंत तरीके से आप उस सेशन को फॉलो कर सकते हो। तो अभी यहां पर देखो हमने क्या क्या देखा, जल्दी से एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले जो है अगर अपन बात करें बेसिक सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल साइंस, दैट इज और स्टेज 1 एंड दैट इंक्लूड एटलीस्ट जो है 17 मार्क्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। Second stage is the engineering mechanics and you can say fluid mechanics and that stage will include at least 14 marks। ठीक है, इसमें आपका हाइड्रोलिक्स एंड टर्बो मशीन जो है जो होता है वो इंक्लूडेड है। Then we should move on our third stage। Third stage include heat transfer, RAC, IC and power plant and that stage will contain at least जो है 13 marks, 13 नंबर मिनिमम जो है ये आपका contains करेगा। Next stage is theory of machine including vibration and machine design and that will include at least जो है 9 marks, 9 to 10 marks आप बोल सकते हो, वो हर साल एक बदलता रहता है। Then next stage should be the production engineering and IOR and that stage will include at least 19 marks, 19 नंबर मिनिमम से मिनिमम 19 नंबर होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट स्टेज शुड बी द मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड विच इंक्लूड 28 to 30 मार्क्स, आप ये बोल सकते हो। क्लियर?
So I hope this session will be more beneficial for the newcomer, या जो अभी नई प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ जुड़िए टेक्स्ट बुक के साथ, आप हमारी साइट को विजिट करिए, इस वीडियो के बॉटम में कई सारे लिंक्स दिए हुए हैं, वहां पर जाके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, हमारी मास्टर क्लासेस को देख सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक YT पे चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको अटेंड कर सकते हो, या आप जो है अगर बोला जाए पेड बैचेस में आ सकते हो। बहुत सारे आपको जो है अट्रैक्टिव ऑफर दिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड प्लीज डोंट मिस टू यूज द कोड अमित AMIT अमित टू गेट फ्लैट 25% डिस्काउंट। एंड अगर आप टेक्स्ट बुक पास के लिए देख रहे हो तो यूज द कोड अमित M पास, क्लियर, AMIT अमित M PASS pass, and you get flat 10% discount on the passes, clear? So best of luck, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। इसी तरह से आपकी हम मतलब सेवा करते रहेंगे, और कुछ बोल नहीं सकते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करते रहिए और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए, क्लियर, मिलते हैं।